हेलो एवरीवन, आई एम नितिन फ्रॉम मीना क्लासेस ऑफिशियल स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक टेंशन देने वाली चीज़ नहीं, एक लिक्विड के सरफेस पे जो टेंशन होता है उसको पढ़ना है, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का एक शानदार पार्ट है। एक छोटे से टॉपिक में एक डेफिनेशन पार्ट है ये। स्टूडेंट्स, हम लोग जनरली हम देखते हैं बारिश में रोड के साइड में जो गड्ढे होते हैं उसमें पानी भर जाता है, यदि पानी वहाँ से ड्रेन नहीं कर पा रहा है, वहाँ से जा नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे कई दिनों के बाद क्या होता है कि मच्छर वगैरह ऐसे कोई जीव पैदा हो जाते हैं उसके अंदर, और वो उसके सरफेस के ऊपर बैठे हुए दिखते हैं। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि वाटर पे कोई चीज़ यदि हम डाल दें तो वो डूब जाती है उसमें, लेकिन ये बिल्कुल बेहतर तरीके से उस पर बैठे रहते हैं और उस पर मूव भी करते रहते हैं। तो मेनली बात ये है डियर कि वहाँ पर जैसे दूध पर एक मलाई सी आ जाती है, वैसे उस पड़े हुए या उस डिपॉजिट वाटर के ऊपर एक लेयर से बन जाती है। वही लेयर जो होती है वो सरफेस टेंशन के कारण बनती है। उसी को आज हमें समझना है। सो स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं आगे इसके नोट्स की। तो नोट्स जो है मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिसे आप वन क्लिक डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप लाइन से वन बाय वन सारे वीडियो प्राप्त कर सकें। और स्टूडेंट्स, हमने जो टारगेट सेट किया है अर्लियर 2000 सब्सक्राइबर का, उसको कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करें। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वर्क अच्छा लग रहा है, कुछ सेटिस्फेक्शन होता है कि मैं जो कर रहा हूँ आपके लिए नोट्स बेहतर है या वीडियो में आपको समझ में आ रहा है, तो आप कुछ डोनेट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सो चलिए हम देख लेते हैं अपने लेक्चर शेड्यूल के बारे में कि आज हमारा लेक्चर शेड्यूल क्या है। तो हमारा लेक्चर शेड्यूल आज हमारा जो लेक्चर है 17, लेक्चर 17 में हमें पढ़ना है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, और बात ये मैं कहूँ कि प्रीवियस लेक्चर्स की, प्रीवियस लेक्चर यदि आपने नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। सो बिना देरी किए शुरू करते हैं सरफेस टेंशन। स्टूडेंट्स, सरफेस टेंशन क्या है? देखिए, एक्चुअली क्या होता है आप सभी जानते हैं कि कोई लिक्विड होता है, बेसिकली हम वाटर को ले रहे हैं, तो उसमें क्या होते हैं, कोई लिक्विड हो या वाटर ले, वो सभी में मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कंटेनर में, जो वो जहाँ तक वाटर हमने रखा है या कोई जो लिक्विड रखा है, तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं इक्वली, लेकिन सबकी पोजीशन और सबके ऊपर लगने वाले कोहेसिव फोर्स अलग अलग होते हैं। वही बात हमें यहाँ देखना है। तो देखिए, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि सरफेस टेंशन क्या होता है। असल में क्या होता है, कोई भी जो लिक्विड होता है उसकी जो सरफेस होती है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है। जैसे टेंट हाउस से टेंट आता है, लेकिन टेंट क्या होता है, उसको जब वो स्प्रेड करते हैं और अच्छी तरह रूफ से खींचते हैं तो वो एक अच्छी सी रूफ सी बन जाती है, और वो रूफ बेहतर तरीके से सारा वर्क करने लगती है, खिंच जाती है, तो वही रूफ कहती है स्ट्रेच हो जाती है। बस उसी वे में सरफेस टेंशन की जो बात कर रहा हूँ मैं, कि किसी भी लिक्विड या वाटर की अपर लेयर जो होती है वो इस तरह स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखें कि वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ दैट सोप बबल्स, रेन ड्रॉप्स एंड आर इन स्फेरिकल शेप। जनरली हम देखते हैं बूंद हो या ओस की बूंद हो, या हम किसी डिटर्जेंट पाउडर को पानी में घोल रहे हैं, उसमें बबल्स बन रहा है, तो बबल्स का सभी का शेप जो होता है स्फेरिकल होता है। क्या रीज़न है स्फेरिकल? तो देखिए स्टूडेंट्स, मूल बात यह है कि कोई चीज़ के ऊपर फोर्स यदि सेंटर डायरेक्शन में सभी ओर से इक्वल लगेगा तो वो सभी ओर से इक्वली स्ट्रेच होगी, तो वो शेप कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारे डेली लाइफ का फैक्टर है कि हम डेली लाइफ में देखते हैं कि सोप बबल या रेन ड्रॉप जो है स्फेरिकल शेप में होते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड टेंड्स टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लिक्विड अपने एरिया को मिनिमम करने का ट्राई करता है। हर बार कोई भी जो लिक्विड होता है वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करने का ट्राई करता है। Thus we can say free surface of liquid behaves like stretched membrane। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ऊपर की फ्री सरफेस होती है वो एक स्ट्रेच्ड जो है मेम्ब्रेन के जैसा वर्क करती है। So the property of liquid by virtue of its surface tends to contract so that it have minimum surface area is known as surface tension। तो किसी लिक्विड की फ्री सरफेस की वो टेंडेंसी जिसमें वो अपनी सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, उसे ही हम सरफेस टेंशन कहते हैं। अब देखिए, यह डायग्राम बना के मैंने क्लियर किया हुआ है। एक डायग्राम में आप देख रहे हैं कंटेनर में वाटर भरा हुआ है और ऊपर एक लेयर सी ली है, उसमें मेम्ब्रेन इस तरह से बना के दिया हुआ है। उसमें एक लाइन भी आपको दिख रही होगी। स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखें कि वो लाइन के ऊपर आप इसे लाइन देख रहे हैं, उस पर मैंने परपेंडिकुलर फोर्सेस भी बना के दिखाए हुए हैं। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे इन दोनों डायग्राम्स में वो फोर्सेस भी बनाकर दिखाए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, उसी पे हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ एक डायग्राम और अलग से मेंशन किया हुआ है कि ये जो स्फेरिकल शेप है, इसमें देखिए Fs ये फोर्स है और Fw ये फोर्स है। अब ये आप देख रहे हैं, ये सरफेस टेंशन के कारण जो लग रहा है फोर्स, और जो Fw है वो उसका वेट फोर्स जो नीचे की ओर, इसलिए वो जो है आधा भाग उसका जो है डाउनवर्ड लिक्विड में और हाफ और उससे ज़्यादा वो ऊपर की ओर
दिखाई दे रहा है। इफ़ वी इमेजिन द लाइन ए बी ऑन लिक्विड सरफेस, हम एक लाइन को इमेजिन करते हैं ए बी। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ आपको डायग्राम में सबको मेंशन हो रही होगी, यहाँ ए बी एक लाइन दिख रही है। ऑन द वन साइड ऑफ लाइन एट यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस लाइन के पूरी जो लाइन हमने ली है उसकी पर यूनिट डिस्टेंस पे, हर यूनिट डिस्टेंस पे जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, उस परपेंडिकुलर फोर्स को ही हम सरफेस टेंशन कहते हैं। सो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड टू वन साइड ऑफ द लाइन ए बी अपॉन लेंथ ऑफ लाइन। अब लेंथ ऑफ लाइन को हम क्या कर रहे हैं, उसको यूनिट ले रहे हैं, तो यूनिट लेने से इसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो हमारे पास सरफेस टेंशन क्या बचता है, इसके इक्वल बच जाता है जो में न्यूमरेटर है। तो हम कह सकते हैं सरफेस टेंशन इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड टू वन साइड ऑफ द लाइन ए बी इफ द ऑन द यूनिट पार्ट में यूनिट लेंथ पे। तो हम यूनिट लेंथ को और उसको एक बार बोल के देख लेते हैं। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन वन साइड ऑफ द ए बी, लाइन ए बी एट इट्स यूनिट पार्ट, उसके यूनिट पार्ट पर जितना फोर्स लग रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। और देखिए इसमें यदि मैं फार्मूले की बात आपसे करूं तो इसका फार्मूला क्या बन रहा है स्टूडेंट, सरफेस टेंशन को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो टी इक्वल टू फोर्स अपॉन एल, और हम इस एल को ले रहे हैं यूनिट। अब आप देख रहे हैं कि इसमें L की वैल्यू जो है मैं यूनिट ले लेता हूं, तो यूनिट लेने से L की वैल्यू 1 हो रही है, तो यहाँ वैल्यू 1 हो जाएगी, तो T इक्वल टू F हो जाता है। नहीं, ये वही फोर्स है जो उस लाइन के यूनिट पार्ट पर अप्लाई हो रहा है, जो लिक्विड की फ्री सरफेस पे ली गई है, और वो हमेशा किसके इक्वल होता है, सरफेस टेंशन के इक्वल होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने बात देख ली कि ये तो इसका फार्मूला बन गया है। देखिए अब इसको फार्मूले को देखें तो फोर्स की यूनिट हमारी होती है न्यूटन, लेंथ की होती है मीटर, तो न्यूटन पर मीटर इसका जो है हमारा SI यूनिट होगा। लेकिन हम CGS यूनिट की बात करें तो वो डाइन पर सेंटीमीटर होगा। तो सिंपल सी बात है, ये तो आप सबको पता ही होगा कि न्यूटन पर मीटर क्यों है और ये डाइन पर सेंटीमीटर क्यों है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें हमें डायमेंशन की कोई रिप्रेजेंटेशन करना नहीं होती, डायमेंशन की जरूरत नहीं होती, इसलिए सरफेस टेंशन की केवल हम क्या देखते हैं, स्केलर क्वांटिटी के रूप में उसे देखते हैं और स्टडी करते हैं, और उसकी यूनिट और फार्मूला हमको मिल गया T इक्वल टू F अपॉन L। सो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ ऐसे जो वैल्यूज देख लेते हैं जो हमें न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। जैसे एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड सरफेस टेंशन ऑफ वाटर 7.27 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर, ये हमें स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमें अपनी ओर से याद रखना होगी। इसी प्रकार से एथेनॉल की वैल्यू 2.27 है और मर्क्यूरी की वैल्यू 4.35 है। बाकी जो है पावर सेम है और यूनिट सेम दिख रही है आपको जो है अगले नंबर्स को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सबके लिए मल्टीपल 10⁻² न्यूटन मीटर होगा, तो ये हमको देखना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने जो यहाँ पर एक ओवल शेप में कुछ खास बात मेंशन की, वो ये कि सरफेस टेंशन केवल लिक्विड के लिए वर्क नहीं कर रहा है, सरफेस टेंशन के लिए लिक्विड के साथ एक सॉलिड सरफेस का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सरफेस टेंशन इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड अलोन, वो अलोन लिक्विड की प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड पेयर। तो सॉलिड के साथ लिक्विड कंबाइन होगा तो सरफेस टेंशन की कंसेप्ट हमें पता लगती है और वो हमें पढ़ने को मिलती है। अकेले लिक्विड के लिए इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, अकेले सॉलिड के लिए तो सवाल ही नहीं उठता इसके लिए। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये बहुत बेहतर छोटी सी डेफिनेशन थी जो आपको क्लियर हो गई होगी। सरफेस टेंशन के लिए मैं आगे और भी अच्छे क्वेश्चन आपको बताते चलूंगा। तो स्टूडेंट्स, सरफेस टेंशन के बारे में और भी डिटेल पढ़ने को हमको मिलेगा। अभी हमें 1 बाय 1, अभी तो हमने केवल डेफिनेशन पढ़ी है और डेफिनेशन हमारे पास क्लियर होना चाहिए। सिंपल सी बात थी कि जो लिक्विड है उसकी जो फ्री सरफेस होती है एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह कॉन्ट्रैक्ट होकर अपना बिहेव करती है, कि वो एक स्ट्रेच होकर एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि लिक्विड की जो फ्री सरफेस होती है वो स्ट्रेच्ड होकर कॉन्ट्रैक्ट होकर एक स्ट्रेच सरफेस की तरह वर्क करती है, इसे ही हम सरफेस टेंशन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस पे मैं बहुत सारे और भी नए क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि क्यों एक वाटर ड्रॉप या लिक्विड ड्रॉप का शेप जो है स्फेरिकल होता है, क्यों फार्मर्स अपने फील्ड्स को प्लो करते हैं आफ्टर फर्स्ट रेन, उसके भी रीजन हमको सरफेस है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम छोटे छोटे उस पर डिस्कस करेंगे और समझ पाएंगे। अब स्टूडेंट्स, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी एडिशनल है जो छोटी डेफिनेशन में इसको साथ में आपको बताता हूँ, वो है मॉलिक्यूलर रेंज एंड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है स्टूडेंट्स? अब हम सभी जानते हैं, देखिए यहाँ हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर की सारी चीजें होती है मॉलिक्यूल से बनी होती है, और मॉलिक्यूल जो होते हैं एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस पर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, कंबाइन होते हैं, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब वो एक्ट करता है उसी का नाम हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। सो कोहेसिव फोर्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि जैसे यहाँ पे मैं आपको एक मॉलिक्यूल बना के बताता हूँ, ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसके बीच में इस रेंज तक कोहेसिव फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स लग सकता है। यदि मैं इस डिस्टेंस को बढ़ा दूं
तो हो सकता है कि उनके बीच में वो कोहेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट नहीं कर रहा हो, वर्क नहीं कर रहा हो, तो यहाँ पर फोर्स वर्क नहीं करेगा क्योंकि हम एक स्पेसिफिक डिस्टेंस जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है उससे आगे बढ़ गए, उससे आगे निकल गए। इस मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो वर्क कर रहा है, इस मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो फोर्स एक्ट कर रहा है। तो हर मॉलिक्यूल के लिए ये डिस्टेंस खैर अलग अलग होती है। यानी मैं बात कर रहा हूँ कोहेसिव फोर्स की, किसके लिए? मॉलिक्यूल्स के लिए। मॉलिक्यूल्स अपने आसपास, देखिए सॉलिड में तो एक दूसरे से कंबाइन रहते हैं, लिक्विड में थोड़ी डिस्टेंस पे रहते हैं और गैस में तो ज़्यादा डिस्टेंस पे रहते हैं। तो किस में? लिक्विड में बात कर रहा हूँ तो लिक्विड में एक मॉलिक्यूल्स के बीच में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होती है, सॉलिड में भी एक डिस्टेंस न के बराबर होती है, जुड़े होते हैं लगभग। सो मिनिमम डिस्टेंस, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बात हो रही है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ टू मॉलिक्यूल्स अप टू विच कोहेसिव फोर्स वर्क्स बिटवीन देम और इफेक्टिव रहे, उसे हम मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं। वो डिस्टेंस जहाँ तक उनके बीच में कोहेसिव फोर्स लग सकता है, उससे ज़्यादा आगे बढ़ने पर कोहेसिव फोर्स नहीं लगेगा। तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस जब तक दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स अप्लाई हो सकता है, उस रेंज को हम मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं। हर प्रकार के मॉलिक्यूल्स, हर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में रेंज क्या होगी? अलग अलग होगी। लेकिन स्टूडेंट्स अलग अलग होगी तो कोई ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू तो होना चाहिए जहाँ इससे आगे कोहेसिव फोर्स लग ही नहीं पाएगा। तो वो होती है 10⁻⁹ मीटर। तो 10⁻⁹ मीटर वो मैक्सिमम डिस्टेंस है हमारे पास जिस तक हम मान सकते हैं कि दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसके बाद नहीं होगा। तो ये होता है हमारा मॉलिक्यूलर रेंज। अब बात करें स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की। देखिए स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? ये स्फीयर एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है और स्फीयर है क्या है? वो मॉलिक्यूल के लिए हो रहा है। तो मॉलिक्यूल और रेंज जो हमने अभी पढ़ी मॉलिक्यूलर रेंज, उसी से कहीं ना कहीं इसका नाता है। तो ये मान लो कि किसी, जैसे मैं आपको बता दूं, छोटा सा एक वाकया बताता हूं मैं आपको तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं मान लीजिए, और इनके बीच में 10⁻⁻6 मीटर का डिस्टेंस है। ऑब्वियसली इसके बीच में कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा, कोहेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, कोहेसिव फोर्स एक्ट कर रहा होगा। अब कोहेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है, ये वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां तक इनके बीच में कोहेसिव फोर्स लग रहा है। अब ये जो मैंने डिस्टेंस ली है, इससे ज़्यादा मैं डिस्टेंस को बढ़ाता हूँ मॉलिक्यूल के बीच में तो कोहेसिव फोर्स एंड हो जाएगा। तो मेरी बात ही खत्म हो जाती है कि मॉलिक्यूलर रेंज ही खत्म होती है। मुझे वो रेंज खत्म नहीं करना है, मुझे वो मैक्सिमम डिस्टेंस लेना है जब तक कोहेसिव फोर्स लगता रहे। अब वो लग रहा है, मैंने मान ली कि 10⁻⁻6 मीटर वो उस मॉलिक्यूल के लिए होगा। अब वो यहाँ देखते हैं कि मैं एक स्फेरिकल जो है मॉलिक्यूल लेता हूँ जिसकी रेडियस 10⁻⁻6 हो, मतलब उस रेंज के इक्वल हो। मतलब ये हुआ कि यदि मैं किसी मॉलिक्यूल को इमेजिन करूं जिसकी रेडियस मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल हो, तो मैं उसको कहूंगा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। उसको हम कहेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये रेड लाइन में बिल्कुल मेंशन करके बताया, लेकिन मैं समझा आपको दिया है, इसको पढ़ के भी हम देख लेते हैं। विद द मॉलिक्यूल एज सेंटर इफ वी ड्रॉ अ स्फीयर ऑफ रेडियस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज, यही देखिए इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज, सो स्फीयर ऑब्टेन इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसे हम क्या कहते हैं? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी सरफेस टेंशन की, मॉलिक्यूलर रेंज की और स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हमको अगले क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसलिए इसकी हम डेफिनेशन पहले ही पढ़ लेते हैं। आई थिंक आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ये समझ में आया तो इसको एक बार लिख कर जरूर देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ब्लेस, गुड बाय।